नहीं आया था, ना एम्बुलेंस आए थे ना पुलिस आए थे। फिर एक बंदा रिक्शे में उठा के डाल के लेके गए थे। अच्छा, आपको कब पता लगा जब ये घटना हुई? तो किसी ने मतलब कोई जानकार होगा, किसी ने फोन करा, उसको फोन करा, उसको फोन करा। जब जाके पता लगा हम अस्पताल भागे, वहाँ उन्होंने RML रेफर कर दिया। जब तक आप उस पे गए घटनास्थल पे, तब तक वहाँ पब्लिक मतलब अस्पताल में ले जा चुके थे, रिक्शे में डाल के वहाँ ले जा चुके थे उनको। मेरे 3 लड़कियां हैं, मैं क्या करूँगी ऐसे बताओ। वही कमाने वाले थे, वही खिलाने वाले थे मेरे को। लड़का भी छोटा ही है मेरा, तो फिर देखो कौन ध्यान रखेगा उन बच्चों का। मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ। RML ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एम्बुलेंस में 1 घंटा तक पड़े रहे। उनको डॉक्टर को बोले कि उनको देखो करा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, फलाना नहीं है, ऑक्सीजन लेके आओ। उस चीज वो है सीरियस, उनको देख रहे हैं। तो हम डॉक्टर से भी लड़ रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार, सरकार से, प्रशासन से क्या कहना? बस उस हत्यारे को पकड़वा दो, बस ये। आप चाहते हैं कि उसे सजा मिले बच्चे? हाँ, मेरे पापा ही कमाने वाले थे, इंसाफ चाहिए मेरे को। मेरे पापा ही कमाने वाले थे, अब कहाँ से खाएंगे वो लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, तेज़ रफ्तार कहर ने आज 2 लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी। सिर्फ ये 2 लोगों की बात नहीं है, देखिए 2 परिवार भी आप सोच सकते हैं कि क्योंकि जिन 2 व्यक्तियों की इस हादसे में मौत हुई है, वो परिवार में दोनों अकेले कमाने वाले थे। जिसमें से एक जो है, नाम बताया जा रहा है मुनिराज जी का, वो पेंट का काम किया करते थे और ये आनंद पर्वत इलाके में उनका निवास है। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं सूरजपाल जी, वो सड़क पर कुछ मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करते थे और उनका परिवार भी अकेले वो व्यक्ति हैं कमाने वाले। अब आप ये सोच सकते हैं कि तेज़ रफ्तार कार जो हरियाणा नंबर की बताई जा रही है, उसने तेज़ रफ्तार होने के बाद कंट्रोल खोया और इन 2 व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि कार ने पहले जो ये मूंगफली बेचते थे, जो व्यक्ति सूरजपाल जी, पहले इनकी रेडी को टक्कर मारी और जब रेडी को टक्कर मारकर उनकी रेडी को आगे तक घसीटते हुए ले गई तो उसकी चपेट में ये मुनिराज जी भी आ गए। दोनों उस समय घायल थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उसमें पब्लिक ने देखे सहयोग दिया और तुरंत कार्रवाई की और पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया जैसे कि बताया जा रहा है, लेकिन इलाज के दौरान ही दोनों की मृत्यु हो गई। क्या है पूरा मामला, आप ये पीछे देख सकते हैं। इस समय हम मुनिराज जी के परिवार के पास आए हुए हैं और यहाँ पर इनके जो रिश्तेदार हैं ये इकट्ठा हैं। आइए इनसे जानते हैं पूरी घटना के बारे में कि उस दिन क्या हुआ और क्या इस पर वो कार्रवाई चाहते हैं पुलिस की। सर, आप बात करें। सतीश चौहान। अच्छा सर, ये घटना हुई, ये कब की घटना है और हुआ क्या था? 26 नवंबर शाम 6 बजे एक HR नंबर गाड़ी है जिसका नंबर है HR 162010, जो तेज़ रफ्तार से इंदौर की तरफ से आती हुई जखीरा गोल चक्कर पर टक्कर मारती है। टक्कर मार करके वो एक रेडी को उड़ाती है, उसमें एक बंदा होता है उसको उड़ाती है। साथ में मेरे अंकल जी जो मुनिराज है उनका नाम, वो खड़े थे, उनको उड़ा देती है। और उस दौरान वो इतने घायल हो जाते हैं, उनको नियर बाय HR विक्स हॉस्पिटल है मोती नगर का, वहाँ पे ले आया था। वहाँ से उनको रेफ़र किया था RML के लिए। RML में उनका इलाज होता है। इलाज के दौरान सुबह 5:30 पे उनकी मृत्यु हो जाती है, जो हमारे लिए बड़ी ही दर्दनीय है। हमारा परिवार बड़ा ही इस हादसे से अभी तक उभर नहीं पा रहा है और हम चाहते हैं कि जो उसका मालिक है HR 162010, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई करी जाए। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि फटाफट आरोपी को पकड़ा जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि देखिए तेज़ रफ्तार कार थी, तो आपको क्या लगता है कि जो भी उसका चालक रहा होगा उसने अपना कंट्रोल खोया और ये दुर्घटना को अंजाम दिया? मतलब आपको लगता है कि पूरी तरह से कार चलाने वाले की लापरवाही? मैंने जो वीडियो देखी उसमें ऐसा दिखता है कि उसकी लापरवाही पूरी तरीके से हो सकता है। वो ड्रिंक एंड ड्राइव का भी केस हो, क्योंकि गाड़ी गोली की तरह उड़ के आई है और इतनी तेज़ टक्कर थी कि उसका संतुलन बिगड़ चुका था और उसने 1 नहीं 2 जानें ली है। और 2 जान नहीं, उसके पीछे कुछ 6 लोग मेरे चाचा के बच्चे भी है, 6 लोग का परिवार है, जो पूरी तरह बिल्कुल निराश और हम भी बहुत ज़्यादा निराश है इस हादसे से। इन 2 लोगों के अलावा कुछ अन्य लोग भी कुछ इसकी चपेट में आए, क्या घायल हुए, चोट लगी है? हो सकता है कोई आए हो, तो सुनने में आ रहा है कि 2 लोग की तो मृत्यु हो चुकी है। केवल 2 लोग नहीं, 2 परिवार मानो आप, 2 लोग परिवार पूरी तरह
घायल है हादसे के बाद से, और कुछ लोग अन्य लोग भी आए होंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुनिराज जी के आप देखिए रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं आप उनके, तो आप ये बताइए कि मुनिराज जी के परिवार में कितने लोग हैं और मुनिराज जी क्या अकेले कमाने वाले थे या क्या स्थिति है? हाँ जी, मुनिराज जी अकेले कमाने वाले थे। उनकी बीवी है, एक बेटा है, तीन बेटियाँ हैं उनके सबसे बड़ी दुखदायी चीज़ है कि 3 बेटियाँ हैं उनके, उसके पास अब कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जो उनको हेल्प कर पाए। हम परिवार के लोगों का जो हम सपोर्ट होगा हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उनके लिए इंसाफ चाहिए। तो अब ये बताइए कि जैसे ही पुलिस, आप बता रहे हैं कि तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस? मौके पर नहीं पहुंची थी। अच्छा। पुलिस क्या नाम है, पब्लिक ही लेके गई थी उनको हॉस्पिटल। ले जाने के बाद वहाँ पर ना पुलिस दिखी हमें, ना कुछ कोई और दिखा हमें। ठीक है, हमने डॉक्टर ने उन्होंने पट्टी वगैरह करी, तो उन्होंने बोला इनको ना वहाँ RML में लेके जाना है। ठीक है, तो 102 पे कॉल कर लो। 102 पे कॉल, पहले हमने 102 बुलाई। ठीक है, बुलाने के बाद उन्होंने बोल दिया आप है ना उनको मना कर दो। उन्होंने भेज दिया वापस उनको, एम्बुलेंस वालों को। उन्होंने भेजने के बाद हमें बुलाया, फिर दोबारा मेरे को बुलाया। उन्होंने नहीं बोला आप दोबारा करो, तो हमने नहीं बोला कि आप एक बार पहले जब आई थी उसको क्यों नहीं बुलाया, उसमें क्यों नहीं भेजा आपने? अपनी कह रहे अपनी में भेजेंगे हम। जब 2 लोग हैं एक गाड़ी में, 2 बंदे कैसे जाएंगे? ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस अपनी PCR में लेकर गई, दोनों नहीं लेके गई, झूठ है सब कुछ। पुलिस नहीं लेके गई जी PCR, पब्लिक लेके गई। जो मेरे चाचा जी साथ में अंडर काम करता है ना, उनका दोस्त है, वो लेके गया उनको रिक्शे के अंदर। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आपने पुलिस को सूचित किया कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस वहाँ थी ही नहीं, पुलिस तो बाहर खड़ी थी अपना। लास्ट में आई है जो आई है वहाँ का, वो तो मौजूद था ही नहीं वहाँ पर कुछ भी। मतलब जब ये घटना घटित हुई तो आपने कहा कि जनता के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से उनका इलाज किया गया और अपने जो भी उनके प्राइवेट जो भी वाहन रहे होंगे उनकी वजह उनको उसमें लाद कर लेके जाया गया। हाँ जी, ई रिक्शे की मदद से उनको ले जाया गया यहाँ पे। तो पुलिस का रोल आपको लगता है कि कुछ लापरवाही वाला रहा? सर लापरवाही तो है कि जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ पुलिस चौकी है, चेक पोस्ट है, उसके बावजूद गाड़ी अगर इतनी स्पीड से आ रही है तो आप देखिए फिर कितनी लापरवाही। पुलिस बूथ बना वहाँ पे, लेकिन कोई नहीं आया था, ना एम्बुलेंस आए थे ना पुलिस आए थे। फिर एक बंदा रिक्शे में उठा के और डाल के लेके गए थे। अच्छा, आपको कब पता लगा जब ये घटना हुई? किसी ने मतलब कोई जानकार होगा, किसी ने फ़ोन करा, उसको फ़ोन करा, उसको फ़ोन करा, जब जाके हमें पता लगा था हम अस्पताल भागे, तो वहाँ उन्होंने RML रेफर कर दिया। जब तक आप उस पे गए घटनास्थल पे तब तक वहाँ पब्लिक मतलब जा चुके थे? अस्पताल में ले जा चुके थे, उनको रिक्शे में डाल के वहाँ ले जा चुके थे उनको। हम तो डायरेक्ट हॉस्पिटल। आप ये बताइए कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा अगर तुरंत कार्रवाई की जाती तो उनकी जान बच जाते। हाँ, बच जाते। हाँ, क्योंकि RML में कोई कार्रवाई नहीं करी, एम्बुलेंस में 1 घंटे तक पड़े रहे। उनको हम डॉक्टर को बोले कि उनको देखो करा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, फलाना नहीं है, ऑक्सीजन लेके आओ, वो है सीरियस, उनको देख रहे हैं। तो हम डॉक्टर से भी लड़ में रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अच्छी तरह बोल रहे थे, हमारे सामने बोल रहे थे, सब ठीक थे, कैमरा पट्टी कराओ, बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि आपको थोड़ी लापरवाही, हेल्थ के अंदर भी लापरवाही है। अगर टाइमली उनको एम्बुलेंस मिल जाती, इलाज मिल जाता पूरे तरीके से, तो सकता है कुछ उनकी। बड़े डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर, वो स्टूडेंट थे सारे, वो सारे स्टूडेंट है, उनको क्या आता, कुछ नहीं आता उनको भी। ड्यूटी के अंदर JR ड्यूटी पे थे। मैंने पूछा कि आपके HOD कोई हो, तो कह रहे हमारी ड्यूटी है, JR ड्यूटी पे रहते हैं नाइट में। ये जो इनके रिश्तेदार हैं मुनिराज जी के, इनका एक ये भी आरोप है कि अगर तुरंत कार्रवाई की जाती और अगर डॉक्टर त्वरित कार्रवाई करते तो हो सकता है कि उनकी जान बचाई जा सकती थी। ये हमारी देखिए हॉस्पिटल्स की जो सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन पर भी एक निशान लगाता है। मौतें भी हुई है उस रात, 5-7 मौतें हुई है ICU के अंदर, वहाँ पे इमरजेंसी के अंदर 5-7 मौतें RML हॉस्पिटल में हमने देखी है जो हुई है, जिसको देख के हम भी बड़े वो है कि ऐसे RML हॉस्पिटल का यह हाल है तो बाकी अस्पताल का क्या हाल होगा। डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है, वही ज़िंदगियाँ बचाते हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब इनमें क्या जागरूकता की कमी है या इतना ये परवाह नहीं करते हैं, या थोड़े जो मतलब निम्न वर्गीय लोग आते हैं, आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे के बल पर ही लोग अपना इलाज करा पाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें अभाव है, अभी भी कम है। दिल्ली ऐसे का यह हाल है तो मतलब गाँव का तो क्या हाल होगा हम सोच सकते हैं कि केवल बिल्डिंग अच्छी है लेकिन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बताया, नाम बताइए। मैं मुनिराज जी का बेटा हूँ, मुकुल चौहान मेरा बेटे हैं आप उनके। तो ये जो घटना के बारे में हमें पता चल रहा है, तो आपको लगता है कि किसकी आपको लगता है कि लापरवाही है और कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं जो उनकी जान चली गई? तो आपको लगता है कि वो बचाई जा सकती थी अगर सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें? कोई जिम्मेदारी तो ये थी कि पुलिस वालों को भी पूरा साथ देना चाहिए था। अगर वो टाइम पर आ जाते तो मेरे पापा को शायद वहाँ तक ले जाते। फिर डॉक्टर ने भी एम्बुलेंस को 2 बार बुला कर भेजा,
पहले कहा कि अपनी बुला लो, हमने बुला ली, फिर कहते कि आप भेज दो, हम अपनी में भेजेंगे। फिर आधा घंटा उसका वेट करा, आधा घंटे करते करते हमें पूरे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद हम वहाँ पूछे तो फिर वो कहने लगे क्या नाम है कि भाई हमारे पे जगह नहीं है, सीट नहीं है हॉस्पिटल में, ये नहीं है, ऑक्सीजन लेकर आओ तुम। बोले ये बताइए कि पहली बार आपने बताया कि रेफ़र किया गया, तो पहली बार आप कहाँ लेके गए? हम पहली बार आचार्य बिच्छू में, मैं तो बाद में पूछा था, कहते क्या नाम है कि पब्लिक लेके गई। जो पब्लिक लेके गई वो कहाँ लेकर? आचार्य बिच्छू, आचार्य बिच्छू जो नज़दीक हॉस्पिटल था वो, वहाँ लेके आचार्य बिच्छू में लेके गई थी। आचार्य बिच्छू में लेके गई थी, उन्होंने ट्रीटमेंट करा, उनका जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड रोका, उन्होंने हाथ पर लगाया और जो टाँके वाके लगाए उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने बोला आप वहाँ उनको रेफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ लेके जाइए, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर अभी, पूरी तरह डॉक्टर कम है हमारे पास, तो उन्होंने वहाँ भर्ती करा था। ये बताइए ना, आप आचार्य विशु से और RML तक जाने में कितना समय लगा? मैं था पापा के एम्बुलेंस में, हमें नाना करते 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था। मैं कहता हूँ ये सारी लाइन है जितनी भी बैंक्वेट लाइन है, ये मोती नगर की लाइन है, सारी बैंक्वेट लाइन है, वहाँ शादी ब्याह होते रहते तो वहाँ ढोल ताशे बज रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, जो निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, फिर ट्रैफिक इतना था, तो हम भी क्या कर सकते ट्रैफिक के अंदर। मैं तो कह रहा था, मैंने भैया जल्दी चलाओ, वो कह रहे फिर कि बेटा मैं उड़ के तो चला नहीं सकता, जैसे चलेगी वैसे ही चलाऊँगा, तो इसलिए मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता था। आपका ये कहना है कि देखिए इलाज में देर हुई, इस वजह से देर हुई, और आपने जो प्राथमिक चिकित्सा इन्हें मिली यहाँ विशु हॉस्पिटल में वो भी पर्याप्त नहीं थी, इसकी वजह से आपको लगता है कि उन्होंने रेफरेंस किया, 1.5 घंटा आपको पहुँचने में लगा, इसकी वजह से भी ये टाइम, बहुत टाइम लगा इसके अंदर। और के बाद भी हमें काफ़ी देर तक एम्बुलेंस में बैठना पड़ा। वो कह रहे अभी जगह नहीं, बात कर रहे थे अंदर मेरे भैया वगैरह चाचा वगैरह सब, वो कह रहे कि ना वहाँ ऑक्सीजन नहीं है हमारे पे, ये नहीं है वो नहीं है। आधा घंटा तो उन्होंने वेस्ट कर दिया। फिर वेस्ट करने के बाद पेपर दिखाओ, वो दिखाओ, वहाँ के पेपर, ये दिखाओ, ये कैसे हुआ कैसे नहीं, उसको पहले दिखाया नहीं जा रहा, बयान ले रहे हैं कि ये नहीं कर रहे, पहले इलाज कर ले बाद में बयान ले ले। इलाज के बाद ये कहना है कि देखिए इलाज तुरंत शुरू नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने फॉर्मेलिटी में इतना टाइम निकाल दिया कि वहाँ जाओ, पहले इसके पेपर लेकर आओ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये चीज़ तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, पहले बंदा तो ठीक हो जाए। उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। और 2 एक्सीडेंटल केस थे, 2 एक साथ बॉडी आपके पास बंदे आ रहे हैं घायल, तो उनको पहले इलाज मिलना चाहिए ना। उसमें बोल रहे कि इनको आप आगे कहीं ले जाइए रेफर करके, मतलब RML के बाद भी कहीं आगे जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? किसने कहा? वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि यहाँ हमारे पास फैसिलिटी थोड़ी सी है। RML के डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं, कि आप ट्राई करो कहीं और ले आओ उनको, उनका ये कहना था। ये तो आप जो है मतलब क्या हॉस्पिटल में अगर इसी तरह से मरीज भटकते रहेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि RML हॉस्पिटल दिल्ली का एक जाना माना हॉस्पिटल है, एक VIP हॉस्पिटल है, उसमें अगर ये बातें सुनने को मिल रही हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड्डी के डॉक्टर ने हमें खुद बोला है कि देखो यहाँ पर ऐसा पहले ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, आपको जहाँ आपको ले आप उनको वहाँ कहीं और दिखा लीजिए, आपको जहाँ सुविधा लगती है प्राइवेट में दिखा लीजिए। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना था कि आप प्राइवेट में ले जाइए। हाँ जी, उन्होंने ये भी कहा था, मेरे चाचा जी को बोला डायरेक्ट उन्होंने कि आप कहीं और दिखवा लो प्राइवेट में, यहाँ इतना खर्चा आएगा, ये खर्चा आएगा इसका सामान का, बाकी डॉक्टर का ये वैसा कुछ बोलते गए। हम सुनते आप जो भी है ना हमें यही करवाना, आप करके दो फटाफट। फिर उन्होंने बोला आपको पहले यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ टेस्ट करवाना पड़ेगा, वहाँ करवाने, उसके बाद में घूम फिर के मेरे पास आएंगे, और 8:30 बजे से पहले आना, उसके बाद मैं नहीं मिल पाऊँगा तुम्हें। वो तो हम 8-10 लोग थे तो हमारा काम इतनी जल्दी हो पाया। अगर अकेला बंदा हो तो वो तो समझ लो कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, अकेला बंदा वहाँ परेशान हो जाएगा मरीज के साथ। अभी एक सवाल हो गया है कि अगर इमरजेंसी में अगर किसी मरीज को भर्ती करना पड़ता है तो स्वास्थ्य सुविधाएं जवाब दे जाती हैं। हम इतने लोग थे, 8-10 लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, तो इतना हमारा काम हो पाया। अगर हम लोग ना होते तो अकेला बंदा हो तो कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे परेशान। वहाँ ना सीनियर डॉक्टर वगैरह नहीं थे, वहाँ पे सब स्टूडेंट थे, कोई सीनियर एक भी डॉक्टर नहीं था। सीनियर डॉक्टर पता कब आया? वो आया 5:30 बजे के, जब मेरे पापा ख़त्म हो चुके थे तब एक सीनियर डॉक्टर आई बस। ये कहना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड हैं उसमें डॉक्टर्स की कमी है या नहीं आ रही? JRSR ऑन ड्यूटी थे वहाँ पे सारे के सारे। मैंने बात करी कि आपका हेड कौन है यहाँ पे? हाँ इमरजेंसी में हेड कौन है? तो कह रहे कि हम ही है। मैंने कहा आप तो JRSR लग रहे हो। कह रहे हाँ हम ही है। मैंने सीनियर डॉक्टर नहीं आपसे कोई? कह रहे नहीं हमारे सीनियर डॉक्टर अभी अवेलेबल मॉर्निंग में होते हो, नाइट में ऐसे ही रहता है हमारा। और वहाँ बहुत बुरा हाल था, देख के बिल्डिंग चमक रही थी लेकिन डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जिस अपराधी ने ये काम किया उसका पुलिस ने पता लगाया? वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि गाड़ी नंबर तो ट्रेस हो ही गई है, मालिक का पता लग गया है, लेकिन मालिक कह रहा है कि वो खुद नहीं था प्रेजेंट में, कोई और था उसके मालिक के बदले। तो हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसका CCTV फुटेज निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिल जाएगा। गाड़ी नंबर हमारे पे है ही HR 16V1010, इस गाड़ी का नंबर का हम चाहते हैं आपके माध्यम से वीडियो निकल के आए कि कौन उसका आरोपी था, उसको सज़ा मिले
और उसने एक नहीं 2 परिवार उजाड़े हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए सवाल तो पुलिस व्यवस्था पर भी है। जो यहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं और विशेष तौर से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, उनके इमरजेंसी वार्ड्स में किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं कि अगर कोई गंभीर रोगी अगर एडमिट होता है तो उसमें फॉर्मेलिटी के नाम पर उसे आगे रेफ़र किया जाता है। उस समय इतनी देर लग जाती है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि एम्बुलेंस को 1.5 घंटा लगा। जो भी हॉस्पिटल रेफ़र किया गया, जो नज़दीकी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है RML हॉस्पिटल, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इमरजेंसी की सेवाएं हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की अगर सर्विस रहती है तो इस तरह के, देखिए एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, रोज़ होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं अगर इतनी लचर रहेंगी तो दिल्ली की आम जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 15% तो पुलिस की है और बाकी की 85% डॉक्टरों की है और दोनों हॉस्पिटलों की है। 2 घंटे में इन्होंने यहाँ आचार्य बिच्छू में रखा, उसको थोड़ा सा तो फर्स्ट एड दिया, लेकिन वो एम्बुलेंस का वो प्राइवेट हमने एम्बुलेंस करी, लेकिन उसको उन्होंने रोक के कह रहे हम अपनी एम्बुलेंस भेजेंगे और उसमें ये जो सांस ऑक्सीजन के गाड़ी भेजेंगे, हम उसमें भेजेंगे। उन्होंने 1-1.25 घंटा उसी में लगा दिया। 15-20 मिनट तो यहाँ से कोई आए नहीं पुलिस की गाड़ी, तो उसको रिक्शे में ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल पहुँचाया आचार्य बिच्छू में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेडिकल एड मिलने में जो दिक्कत हुई, देर हो रही है, और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी हैं, हॉस्पिटल्स में पूरा इंतजाम नहीं है? पूरा इंतजाम देखो, बिच्छू में नहीं था इंतजाम, उन्होंने RML के लिए रेफर करा, उसमें भी 2 घंटे लगाए। आचार्य बिच्छू वालों ने RML के लिए 2 घंटे लगाए यहीं पे, और फिर वहाँ पे भी उतना गौर नहीं करा। जैसे मान लो सपोज करो अब कोई VIP का कोई फ़ोन आ जाता है या उनका जानकार होता है तो सारी डॉक्टरों की टीम लग जाती है। जो इमरजेंसी में आते हैं, जो सीरियसली मैटर होता है, उसमें सभी डॉक्टरों को आगे पीछे हो जाना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है उसे इलाज भी ठीक नहीं है? हाँ, ये तो है, गरीब के कोई इतना वो नहीं है, और अमीर का उसकी पूरी अच्छी तरह ट्रीटमेंट होगा, उसको बड़े डॉक्टर भी देखने आएंगे। अब ये नए डॉक्टर आते हैं, नए स्टूडेंट टाइप के डॉक्टर होते हैं, ये केवल ऑक्सीजन लगा देते हैं या ग्लूकोज चढ़ा देते हैं या एक आध इंजेक्शन लगा देते हैं। आप ये बताइए कि आपके साथ जो भी ये एक्सपीरियंस आपका आया है, तो इस मामले में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरकार को कितनी सावधानी रखनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होनी चाहिए? देखो, सरकार पहली बात तो ये है कि रोडों का और डिसिप्लिन सिखाए सबको। 1 साइड में 1 लाइन में चलना चाहिए, रेड लाइट जंप नहीं करना चाहिए। आदमी रोड है, इसमें टेम्पो वाला भी भाग रहा है, कार वाला भी भाग रहा है, साइकिल वाला भी, मोटरसाइकिल वाला भी, वो एक तरह से लाइन होनी चाहिए सभी की अपने अपने निर्धारित। जैसे बताते हैं कि विदेशों में ऐसा होता है, कोई दूसरी लाइन, और मैन कैमरों का भी होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं उनके लिए सख्त कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। जैसे अब वो ड्राइवर है, गाड़ी छोड़ के भाग गया है, अब वो बताते हैं कि वो लड़का ड्रिंक कर रखा था। अब हमने तो नहीं देखा ड्रिंक करते हुए, लेकिन इससे ये साफ जाहिर होता है वो ड्रिंक कर रखा था पूरी तरह, इसलिए वो रोंदता हुआ चले गया। एक बेचारा बुजुर्ग था, रेडी लगाता था मूंगफली की दुकान पे, उसको रोंदा। फिर हमारे भाई को पटरी पे, वो भी साइड में खड़ा था, उसको रोंद दिया। अच्छा, ये तो खड़े ही हुए थे, इनका और कोई काम? ना, इनका कोई काम नहीं था, ना ये रोड पार कर रहे थे और ना ही ये कोई हलचल थी, इनके खड़े हुए थे पटरी में साइड में। और उसके वो तो कार ने हिट मारी इतनी जोर की, रेडी को मारती मारती हमारे भाई को मारे और दीवार के गाड़ी को लगा दिया। वो दीवार के आगे फिर वो आगे जा नहीं सकी गाड़ी। उस समय अगर गाड़ी के आगे कोई भी आता तो कुछ वो किसी भी अगर 10 आदमी आते, 20 आदमी आते, उनको सबको रोन देता वो इसका मतलब है कि वो कुछ नशे में था। वो मतलब अगर दीवार आड़े ना आती तो जो भी उसकी चपेट में आता तो लपेट देता, वो सबको लपेट देता वो। तो ये बहुत बड़ा वो है, आदमी को इतने दिल्ली शहर में तो इतने खतरनाक ढंग से नहीं चलाने चाहिए। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही करे कि जो भीड़ बढ़ा कर ड्रिंकिंग, इसमें थोड़ा सा काबू करे इन पे, और ये जो भीड़ बढ़ा के में गाड़ी को लेन के हिसाब से चलाने चाहिए, ताकि भीड़ बढ़ा का भी ना हो, लेन से चलते रहे तो सब ट्रैफिक निकल जाएगा आराम से। अब जो उल्टी सीधी गाड़ी चले, रफ ड्राइविंग करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, रफ वालों पे। यहाँ पर 2 सवाल आ रहे हैं। एक तो जो ये रैश ड्राइविंग करते हैं जो चालक,
उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनका ये कहना है। और दूसरा जो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और विशेष रूप से देखिए एक्सीडेंटल केस में जो ट्रॉमा सेंटर बने हुए हैं उसमें अगर ये हालत है, अगर एक आम नागरिक को अगर इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं तो देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सरकार को सोचना होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये मुनिराज जी के परिवार के सदस्य हैं और बेहद ही ये गम का यहाँ माहौल है, शौक है यहाँ पर। आइए इनसे बात करते हैं कि परिवार की क्या आर्थिक स्थिति है और इनके परिवार में कितने लोग हैं, सभी बात करते हैं। कमाने वाले वही थे, मेरे तो मरे तो अच्छा, आप बताएंगे, अपना नाम बताइए और क्या उनसे? सीमा, मेरे हस्बैंड थे। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हादसा हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को तो बाद में पता चला था, हम तो दौड़ के हॉस्पिटल में गए थे, इसीलिए हमारे को पता ही नहीं था। जैसे बताइए किसी ने तो हम दौड़ दौड़ के भाग के गए गाड़ी लेके। अच्छा, अब ये बताइए कि मुनिराज जी के आप ये परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य 3 लड़की है, मेरे 1 लड़का है। और वो ये परिवार में मुनिराज जी अकेले कमाने वाले? अकेले ही थे कमाने वाले। एक कमाने वाला, 3 4 5 6 खाने वाले। अब 3 लड़कियां हैं, उनका कौन पालन पोषण करेगा? मजदूरी करके अपना पेट। छोटी छोटी तो लड़की है मेरी, रोज जाते, रोज ही लेके आते थे। नौकरी थोड़ा थी, वो तो दिहाड़ी पे जाते थे, सुबह दिहाड़ी जाते, शाम को आते। वो कमाने वाले। सब्जी लेके आऊंगा बाजार से, जल्दी आना का, तुम तो सब्जी काय की बनाएगी, तुम लेके आओगे तो बड़ा लूंगी। नहीं बैठी हूँ, कल लेके आ रहा हूँ मैं सब्जी, तुम सब्जी लेके आ रहा हूँ, बाद में सब्जी बना लेना, अभी आ रहा हूँ मैं। 10 मिनट में सब्जी लेके आ रहा हूँ। बोले ठीक है। तो वहाँ खड़े थे, खड़े खड़े कोई बस आ ही रहा, गाड़ी रोंद के ले गई। फिर हमें बाद में पता लगा कोई रिक्शे में डाल के लेके गए उनको, तो पता नहीं चला। लोग आपको लगता है कि अगर थोड़ा हॉस्पिटल में जल्दी इलाज मिल जाता तो शायद बचाई जा सकती? नहीं, इलाज तो नहीं मिला उनका। इलाज मिला, खूब बड़ा खून बह गया था बहुत ज़्यादा सिर में। पकड़े नहीं ना, इलाज नहीं करे ना, इलाज करते तो ठीक भी हो जाते। वो इलाज नहीं करे, कुछ चालू ट्रीटमेंट से चालू नहीं करा उन्होंने। अब ये बताइए, देखो पुलिस भी आई टाइम से, तो आपको लगता है कि पुलिस ने लापरवाही की? पुलिस टाइम पे नहीं आई थी, नहीं आई, कोई नहीं आया। तो वैसे कोई सब आदमी लेके गया, उठा कर रिक्शे में डाल के लेके गया एक बंदा, और तो उसको भी लेके। अच्छा, आप लोग जब तक वहाँ पहुँचे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तब तक वो जा चुके थे हॉस्पिटल में? हाँ हाँ, अस्पताल ले जा चुके थे। कोई कदर नहीं थी वहाँ पे, कोई हाँ नहीं, कोई कदर नहीं थी। ऑक्सीजन चढ़ा दिया, आगे ले जाओ, हमारे बस के नहीं बात है, आगे ले जाओ, आगे लेके जाओ, आगे बढ़े। अच्छा, आपको ये लगता है कि मतलब सभी ने टाल मटोल की इस मामले में? सबने टाल मटोल करी, सब ने करी। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया था। बाहर भी नहीं जाती, ये कमा के भी नहीं खा सकती, आधी बीच में रह गई है। तो ना तो जवानी ना बुढ़ापा, ये खुद बीमार रहती है, इनको बच्चे का कौन खा लेगा, कहाँ से करेंगे पालन पोषण बच्चों का? अब ये बताइए, देखिए परिवार में तो जो विपत्ति आ गई है, पहाड़ हो गया, कोई नहीं देता किसी को परिवार, वह तो कानून में बैठ बैठ देखो। अच्छा, अब ये बताइए ना, प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं कि परिवार की कैसे मदद की? क्या पता होना चाहिए कैसे मदद की जाएगी, उसको अरेस्ट करो। आपकी भी तो डिमांड होगी ना? गाड़ी ढंग से चलाए, वो तो भाग गया छोड़ के, उसका क्या बिगड़ा? बिगड़ा था हमारा इंसान गया ना, अब वो कुछ देगा मुआवजा, तो हम उनका क्या करेंगे? इंसान लड़कियों को कौन शादी करेगा? इनकी लड़कियों का, लड़के का कौन शादी करेगा? बताओ मेरे को, कौन करेगा उसकी शादी? और कौन देगा इसको खाने के लिए? कोई जा भी नहीं सकती हमारे में, तो हमारे तो 6 महीने बाहर नहीं निकलती है, अब कहाँ से लाएगी खाने के लिए? बताओ। अच्छा, आप ये बताइए कि अब आप प्रशासन से या दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, ये जितने भी विभाग हैं, उनसे आप क्या डिमांड करती हैं कि आपको क्या न्याय मिले या किस तरह का आप चाहते हैं? देखो, मेरे 3 लड़कियां हैं, मैं क्या करूँगी ऐसे बताओ। वही कमाने वाले थे, वही खिलाने वाले थे हमारे को। लड़का भी छोटा ही है मेरा, तो फिर देखो कौन ध्यान रखेगा उन बच्चों का? मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ। प्रशासन को नहीं दिखता क्या कि 3 लड़कियों का है, तो उनको कैसे पालन पोषण करेगी, कैसे उनकी शादी ब्याह करेगी, कैसे उनको खिलाएगी? हैं, ये तो इतना कुछ जानती भी नहीं है। प्रशासन क्या अनपढ़ थोड़ा ना है, ये हम तो अनपढ़ है, लेकिन वो तो पढ़ा लिखा है ना, उनको नहीं दिखता। भाई 3 लड़कियाँ हैं, तो उनको कैसे पालन पोषण, कैसे शादी ब्याह करेगी, कैसे उनका काम चलेगा? जो आदमी रोज कमाने वाला है, सुबह जाता है शाम को लाता है, तभी खाता है ना। तो मजदूरी वाला आदमी तो रोज लाएगा, रोज खाएगा, अब क्या खाएगा? अब वो कमाने वाला है क्या, तब क्या कहाँ से खाएंगे? 5 मेंबर खाने वाले, तो कौन देगा इनको खाने के लिए? तो वो सोचे, प्रशासन वाले खुद सोचे इस बात को, तो आगे कार्रवाई वो ही करे इस बात की।
फिर उनको खाने के लिए हम देंगे तभी तो खाएंगे ना। तो इस बात का समाधान आप लोग वहीं से कराओ और गरीब आदमी इनका कुछ सहायता करो। देखो इधर कोई सहारा नहीं है इनका, पीछे कोई भी सहारा नहीं है इनका, नहीं है सर इनका। दर्शकों, जो देखिए परिवार में शौक है, उनकी जो 3 बेटियां हैं उनमें से 2 बेटियां हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। इनसे जानेंगे कि जो ये हादसा हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं। बेटे अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपा है। अच्छा, आप पढ़ती हैं? हाँ। कौन सी क्लास? 7th क्लास में। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये तो एक बहुत ही दुखद ये हादसा हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि आपके आगे तो अभी तो पूरा भविष्य है आपके सामने, तो आपने क्या सोचा है, कैसे करेंगे? पता नहीं अभी तो। आपके कुछ सपने होंगे। देखिए पापा तो आपके नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? परिवार, सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहते? बस उस हत्यारे को पकड़वा दो, बस ये। आप चाहते हैं कि उसे सजा मिले, बच्चे जो भी। हाँ, मेरे पापा ही कमाने वाले थे, इंसाफ चाहिए हमें तो। मेरे पापा ही कमाने वाले थे, अब कहाँ से खाएंगे वो लोग? देने वाला कोई भी नहीं है। मैं मम्मी अकेली कैसे संभालेगी? पापा ही कमाते थे मेरे, अब कौन संभालेगा हमें? नहीं, परिवार से आप कुछ चाहते हैं ऐसे कि आपको कुछ संबल दिया जाए, कुछ सहारा दिया जाए, कुछ आपकी पढ़ाई का इंतजाम किया जाए, या कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो बताइए। हमें सहारा दिया जाए, परिवार कोई नहीं देता। हमें सहारा दिया जाए, परिवार में कोई नहीं देता। तो दर्शकों देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है मुनिराज जी के परिवार के भविष्य के बारे में, क्योंकि मुनिराज जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे जो वो परिवार छोड़ गए हैं, तो उनकी देखिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी, अकेले वो कमाने वाले परिवार के। अब ये जैसे कि परिवार में बात करके बताया कि उनके पीछे कोई उनको सहारा देने वाला भी नहीं है, और इनकी कोई आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सकें। उनकी लड़कियां भी हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, उनकी शादी भी करनी है, कैरियर भी देखना है, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब इनकी थोड़ी सी ये डिमांड ये है कि जो भी प्रशासन है वो जो संभव सहायता हो सकती है वो उनकी करे, ताकि इनका परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो सके और सम्मान की ज़िंदगी जी सके। अब इस मामले में देखिए सरकार क्या कार्रवाई करती है, प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल इस समय परिवार के सामने जो उनको देखिए शौक की स्थिति है, लेकिन आर्थिक संकट भी उनके सामने है, तो इन सभी प्रश्नों का समाधान अभी इनको निकालना बाकी है। फ़िलहाल परिवार शौक में है और अभी कोई इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें इनकी आर्थिक रूप से क्या सहायता करता है और इनके लिए समाधान क्या है। अगर आपको दर्शकों लगता है कि इस तरह के प्रश्न आपके भी हैं, मुद्दे आपके भी हैं, तो कृपया आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगती है अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।